गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हैक्स फॉर लाइफ एंड करियर, अ मिलेनियल्स गाइड टू मेकिंग इट बिग। लेखक संदीप दास की हिंदी ऑडियो बुक समरी। क्यों पढ़नी चाहिए ये किताब? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है इस रोमांचक ऑडियो यात्रा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हर उस युवा के लिए है जो जिंदगी और करियर में कुछ बड़ा करना चाहता है। ये किताब है हैक्स फॉर लाइफ एंड करियर, जिसे लिखा है संदीप दास ने। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा खजाना है जिसमें छिपे हैं वो राज जो आपको कॉर्पोरेट इंडिया की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कामयाब बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किताब इतनी खास क्यों है, तो सुनिए। भारत में 90% से ज्यादा मिलेनियल्स को अनरोजगार यानी बेरोजगार बताया जाता है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है ना? हम देश की आबादी का एक तिहाई हिस्सा हैं और हमारी हालत ये है। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें वो सिखाती ही नहीं जो रियल वर्ल्ड में चाहिए, और कॉरपोरेट कंपनियां भी सिर्फ रोना रोती हैं कि हम तैयार नहीं हैं। इस किताब का मकसद है इसी गैप को भरना। 60 से ज्यादा छोटे छोटे अध्यायों में व्यंग्य और सरलता के साथ ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी से लेकर पर्सनल फाइनेंस तक, एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर ऑफिस की सियासत तक, और हाँ, खुश रहने के तरीके भी। ये सफर लंबा है मगर दिलचस्प है, तो कमर कस लीजिए और चलिए इस सफर पर हम साथ साथ चलते हैं। भाग 1, टेक्नोलॉजी, कैसे 0 और 1 बदल रहे हैं दुनिया। अध्याय 1, हमारा भविष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि 5 से 10 साल बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी? लेखक हमें ले चलते हैं 27 साल की महक की दुनिया में, जो मुंबई की एक ब्रांड मैनेजर है। सुबह 6:30 गूगल के अलार्म से उसकी नींद खुलती है, जो उसकी कलाई पर बंधे बैंड में बजता है। ये बैंड सूरज की रोशनी, नमी और उसकी नींद की क्वालिटी के हिसाब से अलार्म एडजस्ट करता है। ब्रश करने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि उसका फैट परसेंट क्या है, कितनी झुर्रियां आने वाली हैं और उसके बालों की क्वालिटी कैसी है। उसका फ्रिज खुद खुलता है और सही नाश्ता परोसता है। सही इसलिए क्योंकि फ्रिज हर दिन अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और नट्स का मिश्रण देता है। और हाँ, ये फ्रिज सिर्फ महक का चेहरा पहचान कर खुलता है ताकि नौकरानी चोरी ना कर सके। फेस आईडी को एक दशक हो गया है दोस्तों। सुबह दौड़ते वक्त उसके जूते खुद को जमीन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मुंबई की सड़कें आखिर दौड़ने लायक नहीं होती। ये जूते उसकी घड़ी और फोन को बताते हैं कि पैर पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। कपड़े पहनना भी आसान है। महक एक ही शर्ट रोज पहनती है। हाँ, सही सुना आपने, वही शर्ट। शर्ट का रंग और टेक्सचर अपने आप बदल जाता है और इसे धोने या इस्त्री करने की जरूरत नहीं है। यह सच्चे अर्थों में डस्ट और रिंकल फ्री है। ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे अपनी टीम के लिए 15 इंटरव्यू लेने होते हैं। वो अपने इंटरव्यूइंग बॉर्ड से कहती है कि कैंडिडेट्स को स्क्रीन करके उसे सिर्फ 2-3 बेस्ट कैंडिडेट्स दे। वो बॉर्ड को साफ निर्देश देती है कि पिछली बार वाला एक्सीडेंट न दोहराए। एक आईआईटी वाले ने अपने तोते को ट्रेनिंग देकर इंटरव्यू क्रैक करवा लिया था। लंच तक वह दूसरे बॉर्ड से बातें करती है, अपने बॉस के मूड के बारे में पूछती है। बॉर्ड जवाब देता है, बिगड़ा हुआ है। वह पूछती है, अपनी बीवी से लड़ाई हुई क्या? बॉर्ड उसे देखकर आंख मारता है। लंच के बाद उसका दिन गंभीर हो जाता है। वह अपने बॉर्ड से पूछती है कि क्रिसमस पर कौन सा प्रमोशन चलाना चाहिए। बॉट कहता है, एक लो एक फ्री। वह संतुष्ट नहीं होती, दूसरा जवाब मांगती है। बॉट कहता है 50% छूट। वह थोड़ी खुश हो जाती है। घर पर नौकरानी के जाने के बाद फ्रिज ने खुद ही अमेजॉन से सामान मंगवा लिया है। बिग बास्केट ने फ्रिज और अमेजॉन की बातचीत सुनी है और 20% डिस्काउंट पर वही सामान भेज दिया है, अमेजॉन के शिपमेंट से 10 मिनट पहले। शाम को वह उबरचिक सेल्फ ड्राइविंग कैब में बैठती है। ये कैब मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से आसानी से निकल जाती है, लेकिन अचानक एक बेकरी में घुसी गाय से टकरा जाती है। गाय पर आरएफआईडी टैग लगा है जो जोर जोर से बीप करने लगता है। फेसबुक पर गायों को सेफ मार्क किया जा रहा है। मीडिया में हड़कंप मच जाता है और महक सोचती रह जाती है कि उसके बॉट्स अब उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे। अध्याय 2, किराना स्टोर का भविष्य। अब बात करते हैं उस किराना दुकानदार की जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में मोहल्ले के किराना स्टोर में जबरदस्त बदलाव आया है। गंदी बिखरी हुई दुकानें अब साफ सुथरे एसी सेल्फ सर्विस स्टोर में बदल गई हैं। मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स के बढ़ते दबाव के कारण ये बदलाव जरूरी हो गया है। खासकर डी मार्ट की सफलता ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले समय में किराना स्टोर कैसा होगा? सबसे पहले, बिना आदमी वाले कैशलेस स्टोर का आइडिया अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। 4G और स्मार्टफोन के इस दौर में आपका मोबाइल वॉलेट ही आपकी बिलिंग कर देगा। दूसरा, ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करेंगे, आपके फोन पर उसकी पूरी कहानी खुल जाएगी। कहाँ से आया, कितना इको फ्रेंडली है, लोगों ने क्या रिव्यू दिए हैं। इन स्टोर एक्टिवेशन में भी जबरदस्त बदलाव आएगा। इंटरैक्टिव वॉल्स, लाइव सैम्पलिंग काउंटर, प्रोडक्ट प्रमोशन वर्कर्स आपके मोहल्ले की दुकान में भी दिखेंगे। स्मार्टफोन ऐप्स आपको बताएंगे कि दुकान में क्या खरीदना है और कौन से रास्ते से जाना है। और आखिर में, डी मार्ट जैसे बड़े खिलाड़ी के सामने छोटे दुकानदार एकजुट होकर गठबंधन बनाएंगे ताकि स्केल के फायदे उठा सके। भाग 2, गुरुकुल, नींव की तैयारी। अध्याय 3, जीडीपी,
हम सबके कामों का जोड़ जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी देश के कुल उत्पादन को मापने का तरीका है। हर व्यक्ति या कंपनी कोई ना कोई वस्तु बनाती है या सेवा देती है। इन सब वस्तुओं और सेवाओं के जोड़ को ही जीडीपी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर है। जीडीपी को अर्थव्यवस्था के आकार के रूप में देखा जाता है और जीडीपी ग्रोथ रेट को आर्थिक विकास की कुंजी माना जाता है। जीडीपी के 4 मुख्य घटक हैं। प्राइवेट कंजम्पशन हमारा खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार का खर्च, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ओपन पैरेंथेसिस कंपनियों का निवेश क्लोज पैरेंथेसिस, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ओपन पैरेंथेसिस निर्यात माइनस आयात क्लोज पैरेंथेसिस। भारत में प्राइवेट कंजम्पशन यानी हम लोगों का खर्च जीडीपी का 60% हिस्सा है। इसलिए जब हम कम खर्च करते हैं तो जीडीपी पर असर पड़ता है। जीडीपी 2 तरह की होती है, माइनस नॉमिनल और रियल। रियल जीडीपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महंगाई को हटाकर वास्तविक विकास बताती है। लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी गिरना रिसेशन कहलाता है और लंबा रिसेशन डिप्रेशन। भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का है, ओपन पैरांथेसिस 50% क्लोज पैरांथेसिस, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओपन पैरांथेसिस 31% क्लोज पैरांथेसिस, और फिर एग्रीकल्चर ओपन पैरांथेसिस 17% क्लोज पैरांथेसिस। मजेदार बात यह है कि 50% से ज़्यादा आबादी खेती में लगी है, लेकिन जीडीपी में उसका योगदान सिर्फ 17% है। अध्याय 4, महंगाई माइनस वो राक्षस जो पैसे की वैल्यू खत्म कर देता है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अगर 1 किलो आलू पिछले साल 20 रुपये था और इस साल 22 रुपये है तो महंगाई 10% है। महंगाई का मतलब है कि पैसे की कीमत समय के साथ घटती जाती है। महंगाई इसलिए होती है क्योंकि जब लोग ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा पैसा सीमित वस्तुओं के पीछे भागता है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत में महंगाई मापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का इस्तेमाल होता है। ये खाने, ईंधन और दूसरी सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को ट्रैक करता है। थोड़ी महंगाई सेहतमंद मानी जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई खतरनाक है। वहीं अगर महंगाई शून्य से नीचे चली जाए डिफ्लेशन, तो भी उतनी ही बुरी स्थिति है। सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बदलाव करके महंगाई को कंट्रोल करते हैं। अध्याय 5 और 6, प्राइसिंग और इलास्टिसिटी। प्राइसिंग यानी कीमत तय करना। ये मार्केटिंग के 4 पी में से एक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्राइसिंग का सीधा असर कंज्यूमर डिमांड पर पड़ता है। ज़्यादा कीमत तो बिक्री घटेगी, कम कीमत तो प्रॉफिट कम होगा। कीमत से प्रोडक्ट की छवि भी बनती है। आईफोन महंगा है तो प्रीमियम लगता है, नैनो सस्ती थी तो छोटी गाड़ी का टैग लग गया। प्रोडक्ट के लिए 3 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती हैं। पोजिशनिंग ओरिएंटेड कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइस स्कीमिंग, शुरू में महंगा फिर सस्ता जैसे आईफोन, और पेनेट्रेटिव प्राइसिंग, शुरू में सस्ता बाजार हथियाने के बाद महंगा जैसे जियो। सर्विस के लिए फ्री प्लस प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन मॉडल और मीटर्ड यूसेज होती है। इलास्टिसिटी यानी कीमत बदलने पर बिक्री पर कितना असर पड़ता है। जैसे रोज़मर्रा के सामान की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, थोड़ी कीमत बढ़ी तो बिक्री ज़्यादा गिरेगी। वहीं लग्जरी आइटम की इलास्टिसिटी कम होती है। कुछ केसेस में तो कीमत बढ़ने पर बिक्री बढ़ जाती है, जैसे रोलेक्स घड़ी, क्योंकि महंगाई को क्वालिटी से जोड़कर देखा जाता है। अध्याय 7, ब्रांड मैनेजर का काम। अब बात करते हैं असली दुनिया की। महक एक ब्रांड मैनेजर है और उसे नीलसन रिपोर्ट समझनी है। नीलसन रिपोर्ट क्या है? ये एक मार्केट रिसर्च एजेंसी है जो हजारों रिटेलर्स से डेटा इकट्ठा करके ब्रांड के परफॉर्मेंस का पीरियोडिक व्यू देती है। इस रिपोर्ट में सबसे अहम मेट्रिक है मार्केट शेयर। उसके अलावा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी दुकानों में प्रोडक्ट है, और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी बड़ी दुकानों में है, भी देखा जाता है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटी दुकानों से ज़्यादा बड़ी दुकानों में हुआ ज़रूरी है। इसके अलावा काउंटर शेयर यानी जिस दुकान में प्रोडक्ट है वहाँ कंपटीशन के मुकाबले कितना बिक रहा है। अगर मार्केट शेयर गिर रहा है तो ये देखना होगा कि कहीं डिस्ट्रीब्यूशन कम तो नहीं हो गया, या फिर प्रोडक्ट दुकान में है लेकिन बिक नहीं रहा। इसी एनालिसिस से पता चलता है कि असली प्रॉब्लम क्या है। अध्याय 8 और 9, ज़रूरी लेकिन बोरिंग नंबर्स। डेटा एनालिसिस एक बड़ा ब्लैक बॉक्स है, लेकिन शुरुआत करने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले है मीन यानी औसत। सलमान खान की फिल्मों का औसत बिजनेस 156 करोड़ है, लेकिन इसमें आउटलायर्स बहुत कम या बहुत ज़्यादा वाली फिल्में का असर होता है, इसलिए मीडियन भी देखते हैं। बीच वाली फिल्म का बिजनेस। सलमान की फिल्मों का मीडियन 146.5 करोड़ है। स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि डेटा पॉइंट्स औसत से कितना दूर माइनस पास हैं। यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन 95 करोड़ है, मतलब 70% फिल्में 61 से 252 करोड़ के बीच हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 61% है, जो बताता है कि डेटा में काफ़ी वेरिएशन है। बिजनेस एनालिसिस में दूसरा तरीका है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग माइनस कंपनी का मार्केट के मुकाबले कैसा प्रदर्शन है, और इंटरनल बेंचमार्किंग प्रोडक्ट, रीजन और कस्टमर के हिसाब से सेल्स का ट्रेंड क्या है, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल्स में योगदान दे रहा है और उसकी ग्रोथ कितनी है। अध्याय 10, मल्टीपल रिग्रेशन। क्या गणित से बता सकते हैं कि मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ? ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट में से एक है। रिग्रेशन कई वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को समझता है, जैसे कंपनी की सेल्स और इंडस्ट्री ग्रोथ, मार्केटिंग स्पेंड, प्राइसिंग के बीच क्या रिश्ता है। इसमें वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, जैसे सेल्स,
और x1, x2, x3 ओपन पैरेंथेसिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लोज पैरेंथेसिस होते हैं, जैसे मार्केटिंग स्पेंड। आर स्क्वायर बताता है कि यह गणितीय मॉडल कितना सही है। 75% से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। p माइनस वैल्यू बताता है कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना महत्वपूर्ण है। 0.05 से कम हो तो वह वेरिएबल अहम है। और कोएफिशिएंट बताता है कि उस वेरिएबल का कितना असर है। इसी से तय होता है कि फोकस कहाँ करना है। भाग 3 एंटरप्रेन्योरशिप, अगली बड़ी चीज़ बनाना। अध्याय 20 अपना यूनिकॉर्न बनाना, अपनी खुद की कंपनी शुरू करना एक रोमांचक लेकिन कांटों भरा रास्ता है। सबसे पहले एक ऐसा आइडिया चाहिए जो करोड़ों लोगों की असली समस्या हल करे। शुरुआत में अपनी नौकरी मत छोड़िए जब तक आइडिया पायलट प्रोजेक्ट में सफल ना हो जाए। पैसा चाहिए, पहले अपनी जेब से या अपनों से, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से। शार्क टैंक देखिए, समझ आएगा। नाम अच्छा रखिए, 2-3 सिलेबल वाला, जैसे गूगल, फ्लिपकार्ट। कंपनी रजिस्टर कराना जरूरी है MCA21 वेबसाइट पर। सोशल मीडिया पर मौजूदगी बनाइए, इंस्टाग्राम आज का राजा है। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। टीम चुनते समय पर्सनल केमिस्ट्री देखिए, फिर स्किल देखिए, और सबसे ज़रूरी मेंटर और इंक्यूबेटर की मदद लीजिए। परिवार और दोस्तों का सपोर्ट सबसे अहम है, क्योंकि यह सफ़र अकेला और मुश्किल है। अध्याय 21 एंटरप्रेन्योर क्यों फेल होते हैं। 90% से ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। क्यों? पहला कारण माइनस बुरा आइडिया। चीन या अमेरिका में चलने वाला आइडिया भारत में नहीं चलेगा अगर असली समस्या ना हल करे। दूसरा, स्केल की कमी। अगर 10 मिलियन यूजर्स नहीं जुड़ सकते तो प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है। तीसरा और सबसे अहम, नेगेटिव यूनिट इकोनॉमिक्स। हर कस्टमर पर प्रॉफिट नेगेटिव हो तो बिजनेस नहीं चलेगा। उबर और लिफ्ट की वैल्यूएशन चाहे जितनी ऊंची हो, अगर यूनिट इकोनॉमिक्स सही नहीं तो फेल होना तय है। चौथा, कस्टमर को इग्नोर करना। पांचवा, समाज का दबाव। छठा, गलत टीम। और सातवां, किस्मत। बिल गेट्स और जेफ बेजोस भी मानते हैं कि उनकी सफलता में किस्मत का बड़ा हाथ था। भाग 4 आपका ऑफिस, कॉरपोरेट इंडिया के जंगल में वीरता। अध्याय 25 फेकू, हमेशा ब्लफ मारने वाला। हर ऑफिस में एक फेकू होता है। ये वह शख्स है जो सफल दिखता है, लेकिन उसकी टीम में अविश्वास, तनाव और दुख है, लेकिन उसके बॉस उसे प्यार करते हैं। फेकू की खूबियां। पहली, वह हमेशा एक कहानी बनाता है, अक्सर झूठी। अपने काम को इंडस्ट्री डिफाइनिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव बताता है। दूसरी, इंप्रेशन मैनेजमेंट में माहिर। बॉस के सामने सुबह 7 बजे ऑफिस, नहीं तो इंस्टाग्राम पर पूजा हेगड़े की तस्वीरें। तीसरी, डाइवर्सिटी का सम्मान नहीं। महिलाओं पर कमेंट, आइडियाज पर मैं पहले सोच चुका था। चौथी, टीम के साथ मनोवैज्ञानिक खेल। शर्मिंदगी, अपमान, कभी कभी तारीफ, स्टॉकहोम सिंड्रोम पैदा करता है। पांचवी, किसी की पर्सनल लाइफ का सम्मान नहीं। टीम को 24/7 काम करवाता है। और छठी, टीम में आपसी तनाव पैदा करता है। अध्याय 26 हमारी फेम्ड वर्क कल्चर। यूरोप में 6 बजे के बाद ईमेल न करने पर बैन है। स्वीडन में 6 घंटे काम का दिन है। भारत में पहली खूबी, हम एक दूसरे का चेहरा प्यार करते हैं। फेस टाइम या ऑफिस में देर तक बैठना, रात 12 बजे ईमेल भेजना सम्मान की बात है। दूसरी, देसी फ्लेवर, मोटापा गर्व की बात, सुबह दौड़ने जाना वक्त की बर्बादी। तीसरी, MS धोनी की तरह आखिरी ओवर तक ले जाना, मीटिंग से पहले रात भर जागना, आखिरी वक्त में काम पूरा करना। चौथी, एक्स काम मांगो तो XXX देने की कोशिश। और पांचवी, वर्क फ्रॉम होम से नफरत, ऑफिस के माहौल के लिए तरसना। भाग 5 वाटर कूलर टॉक, आधुनिक दुनिया के ट्रेंड्स। अध्याय 29 पिछले दशकों की सबसे बड़ी वित्तीय संकट। दुनिया ने कई आर्थिक संकट देखे हैं। 1929-33 की महामंदी सबसे भयानक थी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, 25% बेरोजगारी, GDP 30% गिरी। आसान पैसे की उपलब्धता ने बुलबुला बनाया जो फूट गया। 90 के दशक में साउथ ईस्ट एशियाई टाइगर इकोनॉमी का संकट आया। विदेशी पूंजी के आने से संपत्तियों के दाम बढ़े, फिर जब पैसा निकलने लगा तो करेंसी क्रैश हुई। जॉर्ज सोरोस ने थाई बाहर के खिलाफ अरबों डॉलर का दाव लगाया था। 1998-2000 में .com क्रैश हुआ। इंटरनेट कंपनियों में आसान पैसा लगा जिनका कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं था। नेस्डैक 76% गिरा। लेकिन इसी दौरान गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियां भी शुरू हुईं। 2007 का सब प्राइम क्रैश 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट था। अमेरिका में कमजोर क्रेडिट वालों को होम लोन दिए गए। जब वे डिफॉल्ट करने लगे तो रियल एस्टेट बाजार ढह गया। लेहमैन ब्रदर्स दिवालिया हो गए। ईसाई बेल की फिल्म द बिग शॉर्ट इस पर बनी है। और 1991 का भारतीय संकट, जब भारत के पास सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए पैसे बचे थे, सरकार ने सोना गिरवी रखा और उदारीकरण का रास्ता अपनाया। भाग 6 पर्सनल फाइनेंस, अपने पैसे का प्रबंधन। अध्याय 40 मूर्ख और उसके पैसे जल्दी अलग हो जाते हैं। पर्सनल फाइनेंस मिलेनियल्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। आइए समझते हैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आप किसी को उधार देते हैं और ब्याज पाते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में बैंक को उधार देते हैं 5 से 7% ब्याज। PPF में सरकार को उधार देते हैं 7.65% ब्याज।
15 साल लॉक इन, पीएफ कंपनी वाला पैसा है, 8.65% ब्याज रिटायरमेंट के लिए। इक्विटी में आप कंपनी के छोटे मालिक बन जाते हैं, शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ऐतिहासिक रूप से इक्विटी ने महंगाई से बेहतर रिटर्न दिया है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। म्यूचुअल फंड में पेशेवर फंड मैनेजर आपके पैसे को कई शेयरों में निवेश करते हैं। गोल्ड हमारी पारंपरिक पसंद है, लेकिन पिछले 10 साल में रिटर्न 6% से कम रहा है। रियल एस्टेट में निवेश का मतलब है प्रॉपर्टी खरीदना। मुंबई में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 60,000 रेंट मिलता है, यानी सिर्फ 3.6% टन। इसलिए रहने के लिए घर खरीदें, निवेश के लिए नहीं। इंश्योरेंस आपकी सुरक्षा के लिए है। मेडिकल इंश्योरेंस तो हर किसी को लेना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में बहुत जोखिम है, सरकारों के स्पष्ट नियम बनने तक दूर ही रहना अच्छा। अध्याय 41, हर दिन अपने पैसे को गुणा करना। 30 लाख सालाना कमाने वाली महक के पास 50,000 बचता है। क्या करे? पहला नियम, माइनस जितना हो सके बचाओ। कम से कम 50% इनकम बचाने की आदत डालो। रिटायरमेंट के लिए जल्दी प्लानिंग शुरू करो। माइनस पीपीएफ और पीएफ इसमें मददगार हैं। 50% से ज़्यादा सेविंग्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखो। 25% तक इक्विटी में निवेश करो। इमरजेंसी के लिए 2-3 महीने की सैलरी अलग रखो। हर महीने एसआईपी शुरू करो ताकि पैसा अपने आप निकल जाए और खर्च ना हो। क्रेडिट कार्ड पर 20% से ज़्यादा ब्याज है, इसलिए समय पर पेमेंट करो। सिबिल स्कोर खराब ना होने दो। सैलरी अकाउंट में पैसा पड़ा रहने देना सही नहीं, क्योंकि 4% ब्याज में महंगाई के आगे पैसे की वैल्यू घटती है। और हाँ, अगर आपकी पत्नी ज़्यादा कमाती है तो वह सबसे अच्छा निवेश है। भाग 7, इंडस्ट्री प्राइमर, आपकी नौकरी की दुनिया। अध्याय 42, एफएमसीजी। आखिर में साबुन बेचना ही है। भारत का एफएमसीजी इंडस्ट्री 100 अरब डॉलर का है। ये 3 हिस्सों में बंटा है। फूड एंड बेवरेजेस 46%, पर्सनल केयर 23% और होम केयर 11%। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, पतंजलि इसके बड़े खिलाड़ी हैं। सफलता के लिए 3 मैट्रिक्स अहम हैं: ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिन। रूरल इंडिया से 40% सेल्स आती है। आधुनिक ट्रेड सिर्फ 10% और ई माइनस कॉमर्स सिर्फ 2-4% है। बाकी सेल्स करोड़ों किराना दुकानों से आती है। एफएमसीजी में करियर का मतलब है मैनेजमेंट ट्रेनी से शुरू करना, फिर सेल्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन में रोल। शुरुआती सैलरी करीब 25 लाख सालाना। मार्केटिंग वालों को ज़्यादा ग्लैमरस माना जाता है, लेकिन सेल्स में सीखने को ज़्यादा मिलता है। अध्याय 43, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एवरीथिंग स्टोर। ई कॉमर्स यानी इंटरनेट पर खरीदारी। ये 2 तरह का होता है: मार्केटप्लेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और डायरेक्ट सेलिंग। गूगल के एडवर्ड्स, अफिलिएट मार्केटिंग और नेटफ्लिक्स जैसी सब्सक्रिप्शन सर्विस भी इसमें आती हैं। ई कॉमर्स कंपनी कैसे पैसा कमाती है? प्रोडक्ट पर कमीशन 5-25%, सेलर्स से लिस्टिंग चार्ज को माइनस ब्रांडिंग, डिलीवरी चार्ज और प्राइवेट लेबल ओपन पैरेंथेसिस अपने खुद के ब्रांड क्लोज पैरेंथेसिस से अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन फीस भी है। भारत का ई कॉमर्स मार्केट 35-40% की दर से बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा बिक्री इलेक्ट्रॉनिक्स 45% और अपैरल 30% की है। डीप डिस्काउंट और बिग बिलियन सेल के दम पर यह ग्रोथ हुई है। आने वाले समय में टियर 1 और 2 शहरों से ग्रोथ आएगी और ऑफलाइन स्टोर्स की वापसी होगी। अध्याय 46, बड़ा भाई, भारत सरकार कैसे काम करती है? सरकार भी कॉर्पोरेट है जो P&L स्टेटमेंट रिपोर्ट करती है। सरकार की कमाई के 3 स्रोत हैं: माइनस टैक्स 80%, नॉन माइनस टैक्स 15% और दूसरे स्रोत ओपन पैरेंथेसिस 5% क्लोज पैरेंथेसिस। कॉर्पोरेट टैक्स 21%, जीएसटी 19%, इनकम टैक्स 16% सबसे बड़े हिस्से हैं। सरकार का खर्च मुख्य रूप से राज्यों को हिस्सा 23%, सरकारी योजनाएं 23%, ब्याज भुगतान 18%, रक्षा ओपन पैरेंथेसिस 9% क्लोज पैरेंथेसिस और सब्सिडी ओपन पैरेंथेसिस 8% क्लोज पैरेंथेसिस पर होता है। रेवेन्यू और खर्च का अंतर फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, जो जीडीपी का 3.3% लक्ष्य है। आरबीआई महंगाई कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट, बैंकों को लोन देने की दर और कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को पास कितना कैश रखना है, में बदलाव करता है। भाग 8, आपका करियर, सपनों की शिक्षा और नौकरी। अध्याय 47, बिजनेस स्कूल का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं? एमबीए से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के 7 मापदंड हैं। पहला, पैसा, कितनी सैलरी मिल रही है बनाम कितना खर्च हुआ। दूसरा, ज्ञान, स्किल्स सीखना और केस स्टडीज बनाना। तीसरा, ग्लोबल एक्सपोजर, एक्सचेंज प्रोग्राम और इंटरनेशनल इंटर्नशिप। चौथा, नेटवर्किंग, सीनियर्स, एलुमनाई से जुड़ना। पांचवा, राजनीतिक कौशल। छठा, जीवन साथी की तलाश। और सातवां, मस्ती। अलग अलग समय पर अलग अलग मापदंड महत्वपूर्ण होते हैं, सब में औसत से ऊपर रहना चाहिए। अध्याय 48, बिजनेस स्कूल में सपनों की नौकरी पाना। ड्रीम जॉब पाने के लिए सबसे पहले एक संतुलित रिज्यूमे बनाइए। अकादमिक, आर्टिकल्स, स्पोर्ट्स, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब में अच्छा प्रदर्शन। अलग अलग रिक्रूटर्स के लिए अलग रिज्यूमे बनाइए। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। सीनियर्स, प्रोफेसर्स, कंपनी के रिक्रूटिंग टीम से जुड़िए। इंटरव्यू की तैयारी के लिए कंपनी के बारे में पढ़िए। गूगल अलर्ट लगाइए। सीनियर से बात कीजिए। स्पाई के डिफरेंशिएशन से ज्यादा जरूरी है सभी डायमेंशन में औसत से ऊपर रहना। भाग 9, खुशी एक सार्थक जीवन की चाह। अध्याय 58, सच्ची कॉलिंग को फॉलो करना, फेक शौक को नहीं।
आज के दौर में हॉबी नई किडनी बन गई है। लोग फेक हॉबी बनाते हैं। डीएसएलआर एडिक्ट कॉकरोच से लेकर गाय के गोबर तक में नेचुरल ब्यूटी ढूंढते हैं। मेट्रोसेक्सुअल फार्मर गांव की गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ सुंदर खेत दिखते हैं। पालिका बाजार कल्ट फिट मैराथन की मेडल वाली सेल्फी, बाकी 364 दिन मोटापा। गरीबी प्रेमी सब सहारन अफ्रीका के बच्चों की चिंता, असल में अमेरिकन बिजनेस स्कूल में एडमिशन चाहिए। नेशन बिल्डर मेरा नेता तुम्हारे नेता से ज्यादा वीर है। एडवेंचर जंकी इंस्टाग्राम के लिए जानलेवा स्टंट। मोटिवेटर तुम कर सकते हो कि पोस्ट। सीरियल एंटरप्रेन्योर 100 फीट रोड पर पत्थर मारो तो 2 विजनरी मिलेंगे। सच्ची हॉबी वह है जो आपको सुकून दे, इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए नहीं। अध्याय 61, एक सार्थक जीवन के लिए 10 आज्ञाएं। पहली, एक शौक पूरी लगन से पूरा करो। ये आपको कंपनी से अलग अपनी पहचान देगा। दूसरी, सोशल मीडिया पर उन लोगों को ब्लॉक करो जो आपको दुखी करते हैं। तीसरी, प्रकृति के करीब रहो, हर साल एक ट्रैक जरूर करो। चौथी, रिश्ते क्षणिक हैं, तैयार रहो, परिवार ही स्थायी है। पांचवी, अनावश्यक संघर्ष से बचो। छठी, हर महीने एक किताब और एक वेब सीरीज पूरी करो। सातवीं, 8 घंटे की नींद पूरी करो। आठवीं, दूसरा फोन लो, सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों के लिए। ऑफिस का फोन रात 9 बजे बंद करो। नौवीं, थोड़ा समय चैरिटी को दो। और 10वीं, सबसे महत्वपूर्ण, खुद को माफ कर दो। गलतियों के लिए पछतावा मत करो, नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी संदीप दास की किताब हैक्स फॉर लाइफ एंड करियर की कहानी। हमने टेक्नोलॉजी से लेकर पर्सनल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर ऑफिस की राजनीति और करियर से लेकर खुशी के रास्ते तक हर चीज पर बात की। ये किताब सिर्फ सफल होने का तरीका नहीं बताती, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाती है। मिलेनियल्स की मुश्किलों को समझती है और जिंदगी के साथ उनका हल बताती है। मार्क वाटनी ने मंगल पर अकेले रहकर हमें सिखाया था कि हर मुश्किल का हल होता है। वहीं संदीप दास की ये किताब हमें सिखाती है कि इस धरती पर, इस कॉरपोरेट जंगल में, इस उलझन भरी जिंदगी में भी हर समस्या का समाधान है। बस जरूरत है उसे समझने की, उसे अपनाने की, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखने की। तो अगली बार जब आप अपने करियर या जिंदगी में किसी मुश्किल से दो चार हों, तो इस किताब को याद कीजिए। याद कीजिए कि सही प्लानिंग, थोड़ी समझदारी और हिम्मत से हर समस्या को हराया जा सकता है। और हाँ, जैसे मार्क वाटे ने कहा था, हर समस्या का हल होता है, बशर्ते तुम हार मत मानो। यही इस किताब का संदेश भी है। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।